ये तस्वीर इसलिए दिखाने की जरूरत थी क्योंकि ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, मुरादाबाद। बरसात हो जाए अंदेशा पूरे देश में है। सरकार को इस बात का एहसास है, इस बार मानसून कमजोर आ रहा है। लोग अभी से पूजा पाठ करने लगे हैं। किसानों की क्या स्थिति होगी, क्योंकि उनके लिए तो फाइनेंस मिनिस्टर इंद्र भगवान ही है। बरसात हो तो बात आगे बढ़े। लेकिन इस रफ्तार में सरकार क्या सब कुछ भूल चुकी है या सब कुछ याद है? तो मोदी सरकार कितनी रफ्तार? 6 नहीं 7 मुद्दे आपके स्क्रीन पर, जरा समझने की कोशिश कीजिए किस लहजे में ये सरकार की रफ्तार है और इस रफ्तार पर क्या क्या मुश्किलें हैं। सबसे बड़ी स्थिति, रेल किराया बढ़ चुका है। रेल बजट अब 8 तारीख को आएगा, उसमें क्या होगा हर किसी को इंतजार है। चीनी का आयात शुल्क बढ़ चुका है। चीनी महंगी हो सकती है, संकेत बहुत साफ है। सरकार कहती है नहीं बढ़ने देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हंगामा ऐसे वक्त जब छात्र 56,000 छात्रों का एडमिशन और तकरीबन 4.5 लाख लोगों की दस्तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ऐसे वक्त पर 4 बरस ग्रेजुएशन हो या 3 बरस, हंगामा है। यूजीसी सरकार हर कोई उलझी हुई है। काले धन का मसला भी उलझा है, कैसे रिपोर्ट में जरूर दिखाएंगे। लेकिन महंगाई की बड़ी आहट मानसून को लेकर है और इन सब के बीच हर किसी को इंतजार है गैस पर सरकार क्या निर्णय लेगी और कितना असर रसोई गैस पे पड़ने वाला है, यह भी बताएंगे। और इराक मुसीबत तो दुनिया के सामने है, लेकिन उसका असर किस रूप में इस देश के सामने आएगा, इसका भी इंतजार शायद 1 हफ्ते के भीतर कहीं गहरे तरीके से सामने आने लगे। सरकार की रफ्तार में 3 निर्णय, 3 बात, 3 मंत्री, 3 मुद्दे। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। एक सहमति हुई है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 40% किया जाए, 40% तक, मतलब 40% किया जाए। दूसरा है जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स है, जो अभी हम दे रहे हैं 3300 रुपया पर क्विंटल, उसको सितंबर तक जो है, सितंबर तक क्या कहते हैं कि उसको एक्सटेंड किया जाए। हमारे लिए एडमिशन करना संभव नहीं है। इसी कारण हमारी एसोसिएशन ने, प्रिंसिपल्स एसोसिएशन ने ये रिजॉल्व किया है कि जब तक अनएम्बिगुअस गाइडलाइंस नहीं दी जाती कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, तब तक हम एडमिशन प्रोसेस को डेफर करते हैं। अपनी पहल पे वित्त मंत्रालय आज स्विट्जरलैंड के जो उपयुक्त अधिकारी हैं उनको लिख रहा है कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ताकि ये जो सहयोग की भूमिका है स्विट्जरलैंड और भारत के बीच में इन जानकारियां प्राप्त करने के लिए उसको आगे बढ़ाया जा सके। क्या बदला है? आपको लगता है कि चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ा दी गई है तो इसका मतलब क्या इस देश में शुगर लॉबी टूट जाएगी? यकीनन नहीं। स्टूडेंट को लेकर 4 बरस या 3 बरस, इसको लेकर छात्रों के भीतर क्या है? शिक्षा का मतलब अब ज्ञान प्राप्त नहीं बल्कि डिग्री चाहिए जिसके बाद नौकरी मिल सके। देर क्यों हो रही है? इंतजार हम क्यों करें? और काले धन का जिक्र आज जरूर दिखाएंगे आपको। 3 बरस पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ कहा था और आज भी कहा गया है। दोनों में अंतर क्या है खुद तय कीजिएगा। लेकिन शुरुआत आम आदमी को लेकर। आम आदमी का मतलब वो जनता है जो हैरान परेशान है महंगाई को लेकर। रेल का किराया बढ़ चुका है। चीनी आयात शुल्क 40% बढ़ा दिया गया है। गैस की कीमत कितनी ज्यादा होगी, निर्णय हफ्ते भर में हो जाएगा। तो फिर सरकार जिस रफ्तार से चल पड़ी है उसमें महंगाई से निपटने के लिए मोदी सरकार ने निर्णय तो लिए हैं, या फिर यह कहा जाए कि हर क्षेत्र में सुधार के लिए ज्यादा कड़े निर्णय तुरंत लेकर जनादेश की खुमारी में ही हर निर्णय को सही मानने की बात सरकार खुद ही मान रही है। लेकिन सच क्या है? सच तो यह है कि रेल किराया बढ़ा है तो औसतन 50 से 250 रुपए हर दिन सफर करने वालों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। चीनी का आयात शुल्क बढ़ गया है तो 3 से 4 रुपए प्रति किलो चीनी महंगी होगी। गैस की कीमतें बढ़ेगी तो सीएनजी 2 रुपए 81 पैसे प्रति किलो और पाइप वाली रसोई गैस 1 रुपए 90 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बढ़ ही जाएगी। और इन सब के बीच इराक के गृह युद्ध ने सरकार की सांसें पहले से ही फुला दी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो असर भारत पर पड़ेगा ही। निजी कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट देखनी शुरू भी कर दी है, तो आज नहीं तो कल मोदी सरकार का दरवाजा ये निजी कंपनियां भी खटखटाएंगी। ऐसे में अब सवाल है कि महंगाई को लेकर सरकार की रफ्तार तेज है
या फिर महंगाई की रफ्तार की नब्ज सरकार पकड़ नहीं पा रही, क्योंकि मानसून कमजोर है, इसे सरकार मान चुकी है। लेकिन मानसून ही 90% किसान का फाइनेंस मिनिस्टर है, इसे सरकार नहीं मानती। महंगाई पर नकेल कसने का इंफ्रास्ट्रक्चर मुनाफा बनाने वालों या कहीं जमाखोरी करने वालों के सामने इस देश में कमजोर है। सरकार इसे समझती बाखूबी है, लेकिन नीतियों को लागू करते समय इस दिशा में देखती ही नहीं। असर इसी का है। जो रेलवे भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसमें किराया बढ़ाकर कमाई कैसे होगी और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का कैसे बढ़ जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। जो शुगर लॉबी चीनी की मिठास पहले ही कड़वी करती रही है, उसे सरकार ही आयात शुल्क बढ़ाकर राहत क्यों दे रही है? जो गैस निकालने के समूचे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही लुंज-पुंज बनाकर कब्जा करता है, उसके मुनाफे को सरकार रोक क्यों नहीं पा रही है? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब संसद के भीतर विपक्ष चाहेगा, लेकिन विपक्ष कमजोर है। लेकिन सवाल इस बार विपक्ष का नहीं, देश का है, और देश के उस जनादेश का है जिसमें जनता लिप्त है। विश्व जिस लोकतंत्र के प्रति आशा की नजर से देख रहा है, जनता मान रही है कि इस बार सत्र शुरू होगा तो संसद के भीतर से जवाब निकल कर आएगा। शायद इसीलिए हर किसी को इंतजार बजट का है। आप भी इंतजार कीजिए, क्योंकि सरकार की रफ्तार वाकई काफी तेज है। एक बात तो तय है, विपक्ष अगर संसद के भीतर इस बार कमजोर है तो जनादेश ने जनता के भीतर उम्मीदों के सपनों को ही विपक्ष के तौर पर खड़ा कर दिया है। इसीलिए हर दिन ये सवाल पूछा जाता है, अच्छे दिन कब आएंगे? और अच्छे दिन आएंगे, इसका जिक्र सरकार की तरफ से बार बार होता है। मसला ये नहीं है। सीबीआई याद कीजिए, क्या कहा गया था इसके बारे में? तोता था। लेकिन आप जानते हैं, ये तोता जो है, राजपथ पर कोई भी बैठ जाए वही उसका आका हो जाता है। इस रिपोर्ट का हम जिक्र करेंगे। लेकिन आइए एक दूसरा मुद्दा, छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा। ये कौन सी वजह थी जिसमें शिक्षा को लेकर हंगामा ऐसा मचा कि लगा छात्र और शिक्षा दरकिनार हो गए? सियासत सामने आकर खूनी तरीके से खड़ी हो गई। रिपोर्ट देखिए। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी का चेहरा है। विरोध, मारपीट और विजय जुलूस। कौन किस चेहरे के साथ खड़ा है, या आने वाले वक्त में डीयू में ग्रेजुएट 4 बरस का ही रहेगा या 3 बरस का हो जाएगा, इसके कयास लगाने से पहले जरूरी है कि ये 3 चेहरे उभरे क्यों, और इसे थामने के लिए कौन सी पहल की जा रही है, जिससे छात्रों का भविष्य बचे और उच्च शिक्षा का महत्व भी बना रहे। ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि 56,000 छात्रों के दाखिले इस चक्कर में रुक गए हैं। पिछले सत्र के 56,000 छात्रों को गिनी पिग इस दौर में बना दिया गया है। यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता ताक पर रख दी गई है। यूजीसी सरकार के एजेंट के तौर पर काम करती नजर आ रही है, और सरकार इस पूरे नजारे पर नजर रखकर यूजीसी के कंधे पर अपना बोझ डाले हुए है। तो फिर शिक्षा सुधरे कैसे? जाहिर इन हालातों से पहले डीयू के 4 बरस शिक्षा के खेल को भी समझना जरूरी है, जो यह कहकर लाया गया कि इससे दुनिया में शिक्षा की दौड़ में डीयू के छात्र भी आ जाएंगे, यानी विदेशी यूनिवर्सिटी के अनुकूल छात्र डीयू में तैयार होंगे। लेकिन छात्र मानते हैं कि जो पढ़ाई हो रही है 4 बरस के नाम पर, वो बिलो स्टैंडर्ड पढ़ाई है। 1.5 लाख रुपए फीस ज्यादा देनी पड़ती है। नौकरी करने के लिए साल भर में मतलब डिग्री के लिए रुकना पड़ता है। तो सोच का अंतर यहीं से शुरू होता है। उच्च शिक्षा कोई मिशन नहीं, बल्कि डिग्री नौकरी के लिए जरूरी है, यानी प्राथमिकता नौकरी है, तो ज्यादा वक्त पढ़ाई में क्यों? इसे सरलता से दरअसल आईआईटी और आईएएम से निकले छात्रों के आईएएस बनने की परीक्षा देने से भी समझा जा सकता है। यानी पढ़ाई 3 बरस हो या 4 बरस, इस पर कोई भी निर्णय लेने से पहले देश में पढ़ाई का माहौल बनाया कैसे जाए, इस पर सरकार ने सोचा ही नहीं। और एक प्रयोग जो किसी वीसी ने कर दिया और उस प्रयोग को झटके में यूजीसी के जरिए सरकार ने बदलवा दिया, तो उसका रंग क्या है? इस कवायद का रंग देख लीजिए। ये मारपीट है। छात्र संगठन ने सिर्फ इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर पर हमला कर दिया क्योंकि वो 4 साल के कार्यक्रम की वकालत कर रहा था, और जिन छात्रों ने मारपीट की वो 3 बरस के फैसले को सही ठहरा रहे थे। तो ये डीयू है, आजादी से पहले की यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और इसकी चकाचौंध तले पूरे देश से छात्र पढ़ने दिल्ली आते हैं। जी, यही डीयू है। डीयू ऐसी थी नहीं, लेकिन एक दूसरा सवाल है, इस देश में शिक्षा भी ऐसी नहीं थी। आईआईटी जो पढ़ते हैं वो यूपीएससी की परीक्षा देकर आईएएस बन जाते हैं, और आईएएस जो बनता है वो एक ना एक दिन सीबीआई का डायरेक्टर तो बन ही सकता है। सीबीआई को लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आज हम आपको बतलाते हैं इसी सीबीआई का नायाब तरीके से उपयोग इस दौर में सरकार की रफ्तार भी कर रही है। राज्यपालों को पुरानी फाइलों को झाड़ पोंछ कर निकालते हुए
आप कहेंगे धमकाते हुए नहीं, बाकायदा उनके सामने आईना रखते हुए कहा जा रहा है अब आप गद्दी छोड़ दीजिए। वो अभी कह रहे हैं जनाब छोड़ देते हैं। रिपोर्ट देखिए, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी के दो खास सिपहसालार इस वक्त मोदी सरकार के निशाने पर हैं। ये दोनों ही राज्यपाल हैं और दोनों के ही पीछे सीबीआई हाथ धोकर पड़ गई है। गोवा के गवर्नर वांचू सोनिया गांधी के कई बरसों तक सुपर बॉडीगार्ड रहे हैं। जी, वांचू एसपीजी के प्रमुख रहे हैं, जिन्हें रिटायर होते ही मैडम ने रातों रात राज्यपाल बनवाया। वहीं पश्चिम बंगाल के गवर्नर एमके नारायण भी गांधी परिवार के वफादार अफसरों में से एक थे, जिन्हें पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और बाद में वफादारी के लिए इनाम में राज्यपाल की कुर्सी मिली। दिल्ली की सत्ता लेकिन इस दौर में 180 डिग्री में क्या घूमी। पीएम की कुर्सी पर मोदी क्या बैठे, सोनिया के इन दो वफादार सिपाहियों की कुर्सी डगमगाने लगी। प्रधानमंत्री मोदी के गृहमंत्री राजनाथ पुराने खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि किसी को कटघरे में खड़ा कर अपनी बात सामने वाले से कहलाई कैसे जाती है। तो कुर्सी खींचने का खेल शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने वांचू और नारायण से इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने ही ताज वापस करने के लिए मना कर दिया। देश के गृह सचिव अनिल गोस्वामी जैसे ही गवर्नर को डिगाने में फेल हुए, वैसे ही मैदान में कमर कसकर और कोई नहीं, सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा उतर आए। और जानकारी के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने अपनी अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली, फाइल को झाड़ा पोछा और दोनों राज्यपाल को घेरने की तैयारी कर ली। दरअसल रंजीत सिन्हा करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर घोटाले में कांग्रेस सरकार के इन दोनों अफसरों से पूछताछ करना चाहते हैं। और सूत्रों के मुताबिक गोवा और पश्चिम बंगाल के राजभवन में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने दस्तक दे दी है, तो दोनों राज्यपाल फंस गए। असर होना था, असर हुआ, और असर इस कदर हुआ, जो गवर्नर गृह सचिव को आंखें दिखा रहे थे, वही गवर्नर सीबीआई से घबराकर कुर्सी छोड़ने पर राजी हो गए। सूत्रों के मुताबिक नारायणन ने गृह मंत्रालय को संदेश भिजवाया है कि उन्हें कुछ दिन की मोहलत दे दी जाए, वक्त आने पर वो खुद कुर्सी छोड़ देंगे। साफ है, सीबीआई से बचने के लिए नारायणन ने अपने कैरियर का आखिरी दांव चल दिया है। लेकिन क्या कीजिएगा, कहते हैं वक्त कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई थी, लेकिन जिस तरह नई सरकार के एजेंडे को पूरा करने में अब वही सीबीआई डटी है, उससे यह तो साफ हो चला है कि सीबीआई पिंजड़े का वह तोता है जिसका आका राजपथ पर बैठता है, चाहे वो कोई भी हो। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। तो सीबीआई पिंजड़े का वो तोता है, राजपथ पे जो भी बैठता है वही उसका आका हो जाता है। रफ्तार और तेज पकड़ी है सरकार ने, क्योंकि इन सब के बीच घड़ी की सुई को 3 बरस पहले ले जाइए और तब जरा सोचना शुरू कीजिए कि उस वक्त कौन थे इस देश के वित्त मंत्री और उन्होंने क्या कहा था काले धन को लेकर, और आज क्या कहा जा रहा है। जरा रिपोर्ट देखिए। अपनी पहल पे वित्त मंत्रालय आज स्विट्जरलैंड के जो उपयुक्त अधिकारी हैं उनको लिख रहा है। देश के वित्त मंत्री ने एक बार फिर स्विस अधिकारियों को पत्र लिखकर कालाधन के बारे में जानकारी हासिल करने की पहल की है। यानी जो आस कालाधन की वापसी और कालाधन जमा करने वाले नामों के सामने आने को लेकर तुरंत बनी थी, उसमें अभी देरी है। तो क्या मोदी सरकार की रफ्तार तेज है या फिर 3 बरस पहले वाला किस्सा ही इस बार भी दोहराया जा रहा है? क्योंकि 3 बरस पहले याद कीजिए 31 जुलाई 2011 को तब के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने यह कहकर देश में खुशी की लहर दौड़ा दी थी कि सरकार को विदेशी बैंकों में जमा भारतीय नागरिकों की संपत्ति और जमा राशि का ब्यौरा मिलने लगा है, जिसकी जांच की जा रही है। और उन्होंने उस वक्त संकेत भी दिए थे कि स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के काले धन संबंधी जानकारी बरस के खत्म होते होते मिल जाएगी। लेकिन बरस बीत गया, यानी 2011 बीता, और उसके बीतते ही 25 जनवरी 2012 में वित्त मंत्री ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि स्विस अधिकारी मदद नहीं कर रहे। Information which we have received, one of the condition is the secrecy. Today, if I divulge that secrecy, day after tomorrow, the other countries will not give us information. तो ये बात 2.5 बरस पुरानी है, यानी तब वित्त मंत्री ने कहा था स्विस अधिकारियों को लेकर जो क्या 2.5 बरस बाद वो हालात बदल चुके हैं।
और मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी स्विस बैंकों में जमा काले धन के बारे में जानकारी के लिए पत्र लिखने की बात कही है। तो क्या स्विस अधिकारी या स्विस सरकार जानकारी दे देगी? जो 3 बरस पहले नहीं हुआ वो आज कैसे संभव है? चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल, मोदी सरकार ने जिस तरह सत्ता संभालते ही सुप्रीम कोर्ट की पहल पर जस्टिस MB शाह की अगुवाई में SIT बना दी और ये माना जा रहा है कि SIT का गठन होना ही काले धन के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है। तो फिर 3 बरस पहले फिर झांकिए। 3 बरस पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर जस्टिस PV जीवन रेड्डी की अगुवाई में SIT गठित करने का निर्देश दिया था और इस SIT के पास देश और विदेश में किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार था। लेकिन 3 बरस पहले हुआ क्या? 3 बरस पहले यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर काला धन जमा करने वालों के नाम छुपाने के आरोप भी लगाए। याद कीजिए तो उस वक्त बैंक ऑफ लिस्टेटाइन ने 26 लोगों के नाम सरकार को सौंपे थे। फिर उस वक्त वित्त मंत्रालय ने कार्रवाई करने के संकेत भी दिए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि वित्त मंत्रालय वही है, वहां के नौकरशाह वही हैं, वहां जो दस्तावेज मौजूद होंगे वह इस वक्त वित्त मंत्री के हाथ जरूर होंगे। लेकिन 3 बरस पहले जो भी कार्रवाई की गई, क्या वो आज की तारीख में छुपाई जा रही है या फिर उस दौर में छुपाई नहीं गई थी? सच क्या है? दरअसल सरकार जिन मुश्किलों को गिना रही है, असल मुश्किल वही है, क्योंकि वक्त के साथ हालात फिर 360 डिग्री में घूम रहे हैं या फिर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।